हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारे 11वीं क्लास में 14वां चैप्टर चल रहा है महासागरीय परिसंचरण। तो उसमें हम ज्वार भाटे के बारे में बात कर रहे थे। कल हमने ज्वार और भाटे के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे ज्वार भाटा का महत्व। कि ये ज्वार भाटा समुद्रों में आता है। पानी के ऊपर उठने को ज्वार और नीचे उतरने को भाटा कहते हैं। तो ये ज्वार भाटा का महत्व क्या है मानव के जीवन में या पृथ्वी की क्रिया में। तो देखिए, चूंकि पृथ्वी, चंद्रमा व सूर्य की स्थिति ज्वार की उत्पत्ति का कारण है। यानी जो पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य है, इनकी जिस प्रकार की स्थिति होती है, ये ज्वार की उत्पत्ति का कारण है। और इनकी स्थिति के सही ज्ञान से ज्वारों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि हमारी पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य समकोण पे हैं या समानांतर हैं या एक सीधी रेखा में है। किस तरीके से इनकी स्थिति के आधार पर हम ज्वारों का अनुमान लगा सकते हैं कि ज्वार बड़ा होगा या छोटा। यह नौ संचालकों और मछुआरों को उनके कार्य संबंधी योजनाओं में मदद करता है। ये जो पूर्वानुमान है, ये जो नाव चलाने वाले और मछली पकड़ने वाले मछुआरे हैं, उनके लिए लाभदायक होता है। नौ संचालन में ज्वारीय प्रवाह का अत्यधिक महत्व है। नाव संचालन, ज्वार की ऊंचाई बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, खासकर नदियों के किनारे वाले पोताश्रय। जो नदियों के किनारे पानी के जहाज खड़े होते हैं, वो पोताश्रय पर एवं ज्वार नदी के भीतर, यानी नदी के मुख के भीतर, जहाँ प्रवेश द्वार छिछले रोधिका होते हैं। छिछले यानी पानी कम होता है, वहाँ ऐसे होते हैं जो कि नौकाओं एवं जहाज़ों को पोताश्रय में प्रवेश करने से रोकते हैं। तो ऐसे समय क्या होता है, जब ज्वार का पानी आता है तो उससे पानी जो है वो नाव को और जहाज़ को किनारे तक पहुंचा देता है। ज्वार भाटा तलछटों के डेसिल्टेशन बोलते हैं इसको, यानी गाद वगैरह जो होती है उसमें भी मदद करती है, तथा ज्वार नद मुख से प्रदूषित जल को बाहर निकालने में भी मदद करती है। ज्वार नद मुख में जो, या नदियों का मुंह, जब समुद्रों में गिरती हैं नदियाँ तो ज्वार नद मुख कहलाता है। उसमें प्रदूषित जो जल है उसको समुद्र की लहर जो है वो बाहर निकाल देती है। ज्वारों का इस्तेमाल विद्युत शक्ति यानी बिजली बनाने में कनाडा, फ्रांस, रूस और चीन में उत्पन्न करने पर भी किया जाता है। एक 3 मेगावाट शक्ति विद्युत संयंत्र जो है हमारे भारत के पश्चिम बंगाल में सुंदरबन और के दुर्गा दुवानी में लगाया जा रहा है। 3 मेगावाट शक्ति का ही ज्वार जो लहरें हैं ज्वारीय, उनसे विद्युत उत्पन्न होता है। ये तो हो गया बच्चों ज्वार भाटा। अब हम बात करेंगे महासागरीय धाराओं की। जो महासागरीय धारा का मतलब होता है महासागर का एक संपूर्ण जलीय क्षेत्र जो एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ प्रवाहित होता है। महासागरीय धाराएं महासागरों में नदी प्रवाह के समान है। ये निश्चित मार्ग व दिशा में जल के नियमित प्रवाह को दर्शाते हैं। महासागरीय धाराएं दो प्रकार के बलों के द्वारा प्रवाहित होती हैं। वे हैं, एक तो प्राथमिक बल कौन सी होती हैं, जो जल की गति को प्रारंभ करता है, यानी शुरुआत में जल को गति देता है। और द्वितीयक बल वो होता है जो धाराओं के प्रवाह को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो दो बल कार्य करते हैं ये। प्राथमिक बल जो धाराओं को प्रभावित करते हैं वे जैसे सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना, दूसरा है वायु, तीसरा है गुरुत्वाकर्षण बल, चौथा है कोरियोलिस बोलते हैं इसको बल। तो ये चार ऐसे फैक्टर हैं जो प्राथमिक बल के अंतर्गत आते हैं, जो धाराओं को शुरू करते हैं। सौर ऊर्जा जो है वो सौर ऊर्जा से गर्म होकर के जल फैलता है। यही कारण है कि विषुववृत्त के पास महासागरीय जल का स्तर जो है वो मध्य अक्षांशों की अपेक्षा 8 सेंटीमीटर अधिक ऊंचा होता है। इसके कारण बहुत कम प्रवणता उत्पन्न होती है तथा जल का बहाव ढाल से नीचे की तरफ होता है, यानी ढाल सा बन जाता है। महासागर के सतह पर बहने वाली वायु जल को क्या करती है, गति प्रदान करती है। दूसरा फैक्टर है। इस क्रम में वायु एवं पानी की सतह के बीच में उत्पन्न होने वाला घर्षण बल जल की गति को प्रभावित करता है। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण जल नीचे बैठता है और यह एकत्रित जल दाब प्रवणता में भिन्नता लाता है। तीसरा फैक्टर क्या है, जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जल क्या है, धरातल की तली में यानी सागर की तली की ओर नीचे बैठता है। और एकत्रित जब जल होता है तो दाब प्रवणता में भिन्नता लाता है। और चौथा है कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जल की जो गति है उसकी दिशा के दाहिनी तरफ तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर प्रवाहित होता है और उनके चारों ओर बहाव को वलय कहा जाता है। यानी एक धारा सी बन जाती है चारों ओर वृत्ताकार, उसे वलय बोलते हैं।
तो इसमें हम देख सकते हैं वृत्ताकार धारा उत्पन्न होती हैं। इसके कारण सभी महासागरीय बेसिनों में बृहद वृत्ताकार यानी गोलाकार धाराएं उत्पन्न होती हैं। इसके बाद में पानी के घनत्व में अंतर महासागरीय जल धाराओं के ऊर्ध्वाधर गति को प्रभावित करता है। पानी का जो घनत्व होता है उसमें अंतर पाया जाता है, यानी अधिक खारा जल निम्न खारे जल की अपेक्षा ज़्यादा सघन होता है। यानी खारा जल जो है अधिक ज़्यादा खारा जो होता है वो सघन होता है, भारी होता है, और जो कम खारा होता है वो कम भारी होता है। इसी प्रकार ठंडा जल गर्म जल की अपेक्षा अधिक सघन होता है। सघन जल नीचे बैठता है भारी जल, जबकि हल्के जल की प्रवृत्ति ऊपर उठने की होती है। यानी ठंडा जल जो है वो नीचे बैठता है, गर्म जल ऊपर आता है। ठंडे जल वाली महासागरीय धाराएं तब उत्पन्न होती हैं जब ध्रुवों के पास वाले जल नीचे बैठते हैं। यानी ध्रुवीय क्षेत्रों में जो जल पाया जाता है वह नीचे की तरफ बैठता है एवं धीरे धीरे विषुवत वृत्त की ओर गति करते हैं। गर्म जल धाराएं विषुवत वृत्त से सतह के साथ, ये बच्चों देखिए कुछ विशेषताएं दे रखी हैं बॉक्स में महासागरीय धाराओं की। देखिए धाराओं की पहचान उनके प्रवाह से होती है, यानी किधर से किधर बहती है। सामान्यतः धाराएं सतह के निकट सर्वाधिक शक्तिशाली दिखाई देती हैं होती हैं वह यहाँ इनकी गति जो है 5 नॉट से अधिक होती है, नॉटिकल मील जो बोलते हैं। गहराई में धाराओं की गति धीमी होती जाती है जो 0.5 नॉट से भी कम होती है। यानी सतह पर इन पानी का जो बहाव है वह तेज होता है, जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं कम होता जाता है। हम किसी भी धारा की गति को उसके वहाव ड्रिफ्ट के रूप में जानते हैं। वहाव को नॉट में मापा जाता है। धारा की शक्ति का संबंध उसकी गति से होता है, यानी जितनी तेज गति होगी धारा उतनी ही शक्तिशाली होती है। ये बच्चों हम देख सकते हैं, ये एक मानचित्र है ये विश्व का। इसमें हम देख सकते हैं ये जो डॉट डॉट में है, डॉट डॉट में ये तो शीत यानी ठंडी धाराएं, और जो ब्लैक है डायरेक्ट बिल्कुल वो गर्म जल धाराएं। तो ये आपका प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, ये हिंद महासागर है, ये प्रशांत महासागर है। ये भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा जिसे कहते हैं। इसके ऊपर वाली उत्तरी धाराएं होती हैं, उत्तरी प्रशांत जैसे उत्तरी अटलांटिक, और उत्तरी हिंद महासागरीय, उत्तरी प्रशांत महासागरीय, और नीचे वाली जो है वो दक्षिणी सागरीय जलधाराएं होती हैं। तो ये जलधाराएं किस तरीके से महासागरों में बलयानी गोलाकार गति में, गोलाकार आकृति में गति करती हैं, तो हम देख सकते हैं इस मानचित्र में। तो जो डॉट डॉट वाली हैं ये तो है ठंडी धारा, और जो बिल्कुल प्योर डार्क तीर सा बना हुआ है ये है गर्म जल धाराएं। तो मानचित्र हम देख सकते हैं। तो इसके बाद में देखिए बच्चों, अभी बताया था कि जो गर्म जल धाराएं वो विषुवत वृत्त यानी भूमध्य रेखा की सतह के साथ होते हुए ध्रुवों की ओर जाती हैं और ठंडे जल का स्थान ले लेती हैं। अब आता है महासागरीय धाराओं के प्रकार। देखिए महासागरीय धाराओं के प्रकार देखिए, महासागरीय धाराओं को उनकी गहराई के आधार पर ऊपरी और सतही जलधारा व गहरी जलधारा में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी उनकी गहराई के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी या सतही जलधारा और दूसरी है गहरी जलधारा। ऊपरी जलधारा का मतलब है कि महासागरीय जल का 10% भाग सतही या ऊपरी जलधारा है। यह धाराएं महासागरों में 400 मीटर की गहराई तक उपस्थित हैं। दूसरा है गहरी जलधारा, जो कि महासागरीय जल का 90% भाग गहरी जलधारा के रूप में है। यह जलधाराएं महासागरों में घनत्व व गुरुत्व की भिन्नता के कारण बहती हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जहां तापमान कम होने के कारण घनत्व अधिक होता है, वहाँ गहरी यानी उच्च अक्षांश का मतलब होता है जो ऊंचे क्षेत्र हैं, जहाँ बर्फीले क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर बर्फ़ जम जाती है तो उसका घनत्व अधिक होता है। वहाँ गहरी जलधाराएं बहती हैं क्योंकि यहाँ अधिक घनत्व के कारण पानी नीचे की तरफ बैठता है। महासागरीय धाराओं को तापमान के आधार पर अगर देखा जाए तो गर्म व ठंडी जलधाराओं में विभाजित किया जाता है, गर्म और ठंडी तापमान के आधार पर। यानी ठंडी धाराएं कौन सी होती हैं? ठंडी जल धाराएं ठंडा जल गर्म जल क्षेत्रों में लाती हैं, और ये महाद्वीपों के जो पश्चिमी तट हैं, जितने भी महाद्वीपों के पश्चिमी तट में उन पर बहती हैं। ऐसा दोनों गोलार्ध, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में निम्न और मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में होता है। और ये उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ये जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती हैं।
दूसरी है गर्म जल धाराएं। गर्म जल जो है वो ये गर्म जल को ठंडे जल क्षेत्रों में पहुंचाती हैं और प्राय महाद्वीपों के जो पूर्वी तट हैं उन पर बहती हैं। दोनों गोलार्धों में निम्न और मध्य अक्षांशों में इनका दिखाई देता है क्षेत्र। उत्तरी गोलार्ध में ये जलधाराएं उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों के महाद्वीपों के जो पश्चिमी भाग है उस पर तट पर बहती हैं। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि ये गर्म जलधारा और ठंडी जलधाराएं दोनों की स्थितियां विपरीत होती हैं। अब आता है कुछ प्रमुख महासागरीय जलधाराएं या महासागरीय धाराएं। इनको हम बच्चों बाद में पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही। समझ में आया होगा। धन्यवाद।